second I know. साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून और बिलीबिली, ये सब साइक्लोनिक स्टॉर्म के ही नाम हैं। ये सब दुनिया में सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाले नेचुरल डिजास्टर में से एक हैं। तो दोस्तों, आज हम साइक्लोनिक स्टॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं कि साइक्लोनिक स्टॉर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, आपको एनिमेशन के जरिए समझाएंगे। और साइक्लोनिक स्टॉर्म के लिए किस प्रकार की कंडीशंस की ज़रूरत होती है, यह सारा आपको एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि साइक्लोन होता क्या है। साइक्लोन एक लो प्रेशर सिस्टम होता है। यह इतना ज़्यादा इंटेंस प्रेशर होता है कि इस लो प्रेशर के चारों तरफ बहुत तेज़ी से हवाएं घूमती हैं और जिससे बादल बनते हैं और बारिश होती है और थंडर एक्टिविटी होती है। साइक्लोन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा होता है सब ट्रॉपिकल साइक्लोन। यहाँ पर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो कि ट्रॉपिक रीजन होता है वह 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश तक होता है। यह जो तूफान होते हैं यह 23.5 डिग्री से ऊपर भी आते हैं। तो दोस्तों, इन साइक्लोन्स में बेसिकली साइक्लिक रोटेशन होता है और यह साइक्लिक रोटेशन या स्पाइरल मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और क्लॉकवाइज भी हो सकता है। उत्तरी गोलार्ध में जो कि उसका मूवमेंट होता है वह एंटी क्लॉकवाइज होता है और दक्षिणी गोलार्ध में इनका मूवमेंट क्लॉकवाइज होता है। तो दोस्तों, ऐसा आखिर क्यों होता है? साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए किन किन परिस्थितियों की जरूरत होती है, सबसे पहले उनको समझ लेते हैं। क्योंकि अगर साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर सिस्टम या फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म को एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज रोटेशन देने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है जिसे बोलते हैं कॉरियोलिस इफेक्ट। यह कॉरियोलिस इफेक्ट जो होता है वह उत्तरी गोलार्ध में जब हवाएं भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाती हैं या फिर उत्तर से भूमध्य रेखा की तरफ आती हैं तो यह अपने बाएं ओर मुड़ जाती हैं। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में जब हवाएं भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ जाती हैं और दक्षिण से भूमध्य रेखा की तरफ जाती हैं तो यह अपनी बाएं ओर मुड़ जाती हैं। तो यह पिछले 100 सालों में आए साइक्लोनिक स्टॉर्म के ट्रैक्स हैं। तो दोस्तों, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि भूमध्य रेखा के पास साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है क्योंकि कॉरियोलिस फोर्स जो होता है भूमध्य रेखा से 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश में बहुत कम होता है। यानी कि भूमध्य रेखा के पास साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। जहां पर कॉरियोलिस फोर्स ज़्यादा होता है वहां पर ही इनका फॉर्मेशन हो पाता है। तो ज़्यादातर साइक्लोनिक स्टॉर्म का जो फॉर्मेशन होता है वह 5 डिग्री अक्षांश से लेकर 30 डिग्री अक्षांश तक होता है और कुछ जगह यह है 35 डिग्री या 40 डिग्री अक्षांश तक भी इनका फॉर्मेशन होता है। दूसरा है वार्म वाटर टेम्परेचर, यानी कि सी सरफेस टेम्परेचर 26.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने चाहिए जिससे कि इवेपोरेशन और कन्वेक्शन ज़्यादा हो और लेटेंट हीट प्रोड्यूस हो। जितने ज़्यादा सी सरफेस टेम्परेचर होंगे उतना ही ज़्यादा साइक्लोन का इंटेंसिफिकेशन हो पाएगा। और थर्ड है रैपिड कूलिंग विद हाइट, यानी कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी कम होते जाने चाहिए जिससे कि बादलों का निर्माण हो सके और थंडर शॉवर की एक्टिविटी हो सके। और चौथा है हाई ह्यूमिडिटी। हाई ह्यूमिडिटी यानी कि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर का लेवल ज़्यादा होना चाहिए जिससे कि यह साइक्लोनिक स्टॉर्म बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सके। इंटेंसिफाई होने के लिए हाई ह्यूमिडिटी का होना जरूरी है। फिफ्थ फैक्टर है वर्टिकल विंड शियर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर सरफेस पे हवा की रफ्तार कम है और ऊंचाई में जैसे जैसे ऊंचाई में जाते जाएंगे और हवा की रफ्तार ज़्यादा होगी और उसका डायरेक्शन चेंज होगा, वैसे में बादलों का निर्माण नहीं हो पाएगा और जैसे उसका निर्माण होगा तो यह हवा बादलों को अपने साथ ले जाएगी और इस तूफान का इंटेंसिफिकेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए वर्टिकल विंड शियर यानी हाइट के साथ जो है हवा की जो रफ्तार वो है वह ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। और एक फैक्टर है डिस्टर्बेंस, यानी कि पहले से वहाँ पर ऐसा एक माहौल होना चाहिए, पहले से वहाँ कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होना चाहिए जिससे कि वहाँ साइक्लोनिक स्टॉर्म डेवलप हो सके। तो दोस्तों, एक और फैक्टर होता है वह है ITC-Z। ITC-Z एक लो प्रेशर जोन होता है जिसके आसपास साइक्लोनिक फॉर्मेशन की जो है संभावना ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, ITC-Z के बारे में हम एक और वीडियो में आपको समझा चुके हैं, जिसको समझना हो वह ITC-Z का वीडियो देख सकते हैं। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि ITC-Z के ऊपर ही साइक्लोनिक स्टॉर्म का फॉर्मेशन हो, ITC-Z के आसपास साइक्लोनिक स्टॉर्म का फॉर्मेशन होता है। और एक और फैक्टर है जो कि कहलाता है MJO। यह साइक्लोन की इंटेंसिफिकेशन में सहायक रहता है। तो दोस्तों, MJO एक वेव होती है जो कि पूरे ग्लोब का चक्कर लगाती है और MJO जहां पर एक्टिव होता है वहां पर हवाएं तेजी से ऊपर की तरफ उठती हैं और लो प्रेशर का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों, MJO साइक्लोनिक फॉर्मेशन के लिए आवश्यक फैक्टर नहीं है क्योंकि अगर MJO
ना भी हो तो भी साइक्लोनिक स्टॉर्म का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर एमजेओ अगर अपने एक्टिव पोजीशन में होता है तो यह साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिफिकेशन के लिए बहुत सहायता देता है। तो अगर साइक्लोन्स की लोकेशन देखी जाए तो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन के अलावा साउथ इंडियन ओशन में साइक्लोन्स आते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए तो मेडागास्कर से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक तूफान आते हैं। लेकिन साउथ अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप के वेस्टर्न कोस्ट में साइक्लोन्स नहीं आते हैं। इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर यानी कि ठंडी जलधारा पाई जाती है, जिससे यहाँ का जल ठंडा होता है। और दूसरा रीजन है यहाँ पर आईटीसी जेट का मूवमेंट है वह बहुत ज़्यादा इक्वेटर के पास होता है, और आप देख पाएंगे कि साउथ चाइना सी के आसपास ज़्यादा साइक्लोन्स फॉर्मेशन होते हैं क्योंकि वहाँ तक आईटीसी जेट का खिंचाव हो जाता है और वहाँ तक आईटीसी जेट पहुँच जाती है। तो दोस्तों अब हम साइक्लोन फॉर्मेशन की सारी प्रोसेस को एनिमेशन के जरिए समझेंगे और साइक्लोन के फ्रंट व्यू और साइड व्यू को समझेंगे। इसके अलावा आप अभी साइक्लोन का टॉप व्यू देख पा रहे होंगे। इसमें आपको साइक्लोन की आंख दिखाई दे रही होगी। यही आंख साइक्लोन की जान होती है, और अगर यह आंख खत्म हो जाएगी तो तूफान भी वीक हो जाता है। और इस आई का फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी साइक्लोन के फॉर्मेशन में। एनिमेशन में साइक्लोन की आंख का फॉर्मेशन भी समझेंगे कि यह कैसे होता है। दोस्तों 26.5 डिग्री सेल्सियस से जब ज़्यादा समुद्र सतह के तापमान होंगे तो एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा, जिससे कि आसपास की हवाएं इस सिस्टम की तरफ आकर्षित होंगी और यह आपस में कन्वर्ज होंगी, जिससे और यह हवाएं अपने साथ मॉइस्चर लेते हुए आएंगी। लो प्रेशर तक पहुंचने के बाद यह वाष्पयुक्त हवाएं ठंडी होती हैं, और ठंडे होने के बाद इनका संघनन शुरू होता है और बादलों का निर्माण होता है, जिससे कि थंडर क्लाउड और बारिश वाले बादलों का निर्माण होता है। जब यह बादल ट्रोपोपॉज के पास पहुंचते हैं तो यह दूर की तरफ डाइवर्ज होते हैं, और डाइवर्ज होने के बाद इनका फैलाव होता है, और फैलाव होने के बाद यह 600 से 800 किलोमीटर दूर पहुंचकर वापस से नीचे जाते हैं और वापस से लो प्रेशर के पास पहुंचते हैं। जब लो प्रेशर से ऊपर उठने के बाद बादलों का निर्माण होता है, बादलों से पानी के बूंदों का निर्माण होता है। उस प्रोसेस के दौरान बादलों से लेटेंट हीट रिलीज होती है। यह लेटेंट हीट जब ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ बादल रुकते नहीं हैं, और बादल जो है इस लेटेंट हीट से दूर हो जाते हैं, और लेटेंट हीट इकट्ठी होकर नीचे की तरफ सबसाइड करती है और एक वॉइड क्रिएट होता है। जब यह लेटेंट हीट नीचे चली जाती है तब यह सिस्टम को और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देती है। यानी कि जब यह लो प्रेशर और ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा तो इस लो प्रेशर की ओर और ज़्यादा हवाएं आएगी, जिससे कि और ज़्यादा जलवाष्प ऊपर उठेगी और ज़्यादा बादलों का निर्माण होगा, जिससे कि और ज़्यादा लेटेंट हीट रिलीज होगी, और यह प्रोसेस लगातार चलती रहेगी और यह साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वह बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होता रहेगा। तो दोस्तों इस लेटेंट हीट के कारण ही साइक्लोनिक स्टॉर्म की आई डेवलप हो पाती है, और इस आई का जो साइज़ होता है वह 20 से 30 किलोमीटर चौड़ाई का होता है। इस आई के पास हवाएं बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं, बहुत ज़्यादा धीमी होती हैं, लेकिन आई वॉल के पास जो है तो हवाएं बहुत तेज़ होती हैं और बहुत तेज़ी से स्पाइरल मूवमेंट के साथ ऊपर उठती हैं। जब कोई साइक्लोन लैंडफॉल कर रहा होता है तब बहुत से फैक्टर उसे कमज़ोर कर देते हैं। एक फैक्टर होता है कि उसको जो है मॉइस्चर की सप्लाई रुक जाती है, और मॉइस्चर की सप्लाई जब रुकती है तो बादलों का निर्माण नहीं हो पाता और लेटेंट हीट नहीं आ पाती, और लेटेंट हीट के नहीं आने से साइक्लोन की आंख जो है वह खत्म हो जाती है। जब एक बार साइक्लोन की आंख खत्म होती है तो वह साइक्लोन भी खत्म हो जाता है, और धरातल के पास पहुंचने के बाद वर्टिकल विंड शेयर ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि साइक्लोन और ज़्यादा वीक हो जाता है। इसके अलावा साइक्लोन से जो नुकसान होते हैं वह साइक्लोन की बारिश से, साइक्लोन की हवा से, और जो कि स्टॉर्म सर्ज होती है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान होते हैं। और जब साइक्लोन लैंडफॉल कर रहा होता है तब जहाँ पर जिसका लैंडफॉल होता है तो यह बहुत हैवी बारिश देता है। हैवी बारिश देने के साथ साथ वहाँ पर 100 से 200 किलोमीटर तक की, यानी कि साइक्लोन की इंटेंसिटी के हिसाब से बहुत तेज हवाएं चलती हैं, और इस साइक्लोन की वजह से समुद्र की लहरें भी बहुत ज़्यादा उठ जाती हैं, जिसे हम साइक्लोन की सर्ज बोलते हैं। इस साइक्लोन की लहरों के कारण से बहुत से जहाज़ डूब जाते हैं और कोस्टल एरिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा साइक्लोन की कितनी कैटेगरी होती हैं उसके बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों ये था साइक्लोनिक स्टॉर्म के लिए कौन कौन से फैक्टर की जरूरत होती है और किस प्रकार इसका फॉर्मेशन होता है।